बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे एंड किया था। आज हमने स्टार्ट करना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रेफर्स टू इट्स थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन which is its fundamental helical structure. बेसिकली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, शेप या अरेंजमेंट की फॉर्म में जो उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट और उसके बाद उसकी कॉइलिंग होना उसके डबल हेलिक्स की, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट, डीएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन अज्यूम अ वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वैरायटी ऑफ शेप्स आती हैं, वैरायटी ऑफ अरेंजमेंट्स आती हैं जो उसको डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट वैरायटी होना डिपेंड करता है बेसिस के सीक्वेंस पे, किस सीक्वेंस में बेसिस अरेंज हैं, क्या सिमिलर सीक्वेंस चल रहा है या डिफरेंट सीक्वेंसेस आ रहे हैं, और सेकेंडली कंडीशन, किस कंडीशन के अंदर वो डीएनए का पोर्शन प्लेस हुआ प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो अरेंजमेंट है, जनरली हम उसको डिस्क्राइब जब करते हैं डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, तो ये डबल हीलिक्स कहलाता है। डीएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स वाउंड अराउंड ईच अदर, जो उसके अराउंड किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ अबाउंड हुए होते हैं। वाइंडिंग का प्रोसेस आप जानते हैं कि एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं। तो ये दो स्टैंड जो हैं डीएनए के, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के दो स्टैंड जो आपस में लिपट के तो डबल हीलिक्स बनाते हैं। दे फॉर्म और डबल हीलिक्स ऑफ डीएनए, और ये डबल हीलिक्स जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के तौर पे रिप्रेजेंट होता है। वाटसन और क्रिक ने जो स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, या जो उन्होंने सबसे पहला डीएनए का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था डबल हीलिक्स वाला, जिसके बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो स्टैंड इसमें मौजूद होते हैं, जो डबल हीलिक्स क्रिएट करते होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल। उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो एंटी पैरेलल होती है। इट मीन्स के जो उसका 5 एंड ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड है, एक स्टैंड न्यूक्लियोटाइड स्टैंड का एक एंड जो है, एक साइड जो ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसका 5 एंड होगा, और उसके अपोजिट जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड का स्टैंड उसके साथ अटैच होगा, जो उसके साथ वाइंड करेगा, जो उसके साथ लिपटेगा, वो 3 एंड से उसके साथ अटैच होगा। तो 5 एंड ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड स्टैंड अटैच विद द 3 एंड ऑफ द अदर न्यूक्लियोटाइड स्टैंड, तो ये आपस में लिपट के तो उसकी अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं। हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड्स, जो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के स्टैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। कम्प्लीमेंट्री से मुराद ये होगी कि एक स्टैंड का जो अपोजिट न्यूक्लियोटाइड पेयर है वो उसके दूसरे स्टैंड में मौजूद होगा। सपोज के अगर एक स्टैंड में एडिनिन और साइटोसिन दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, तो उसके अपोजिट स्टैंड में जो उसका स्टैंड होगा उसमें उसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। एडिनिन और साइटोसिन के कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में थायामीन और गुआनिन मौजूद होंगे दूसरे स्टैंड के अंदर। तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट होगी, यानी कि जो उसके आइडेंटिकल नहीं हो सकते, उससे ऐसे नहीं हो सकते, बल्कि उसके अपोजिट जो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होने हैं। जैसे एडिनिन हमेशा अपना पेयर करती है थायामीन के साथ, अगर एडिनिन आ रही है तो उसका कम्प्लीमेंट्री थायामीन होगा दूसरे स्टैंड में। अगर फर्स्ट स्टैंड में थायामीन है तो दूसरे स्टैंड में एडिनिन होगा। कभी एडिनिन एडिनिन के साथ नहीं अपना ये अरेंजमेंट बनाएगी, कभी थायामीन थायामीन के साथ नहीं बनाएगी। इसी तरह साइटोसिन गुआनिन जो है, साइटोसिन अगर एक स्टैंड में मौजूद है तो उसके अपोजिट स्टैंड में उसका कम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो गुआनिन होगा, और अगर फर्स्ट स्टैंड में गुआनिन मौजूद है तो उसका कम्प्लीमेंट्री जो होगा न्यूक्लियोटाइड वो साइटोसिन होगा, वो दूसरे स्टैंड में मौजूद होगा। तो ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे। ये अपोजिट कह सकते हैं जो उसके अरेंजमेंट में आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, वो हमेशा डिफरेंट होते हैं, सिमिलर वो कभी नहीं हो सकते। तो आपको ये पिक्चर नज़र आएगी भी, इसमें आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा कि इसमें किस तरह की अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है। ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्टैंड नज़र आ रहा होगा आपको। अगर हम इसको ब्रॉडर करें तो ये उसका दूसरा स्टैंड उसके साथ मूव कर रहा है। तो ये दोनों स्टैंड्स मिलके उसकी एंटी पैरेलल अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं। वन स्टैंड दूसरे स्टैंड के साथ अटैच होता है, और हमेशा आपको बताया है कि इसमें उसके जो कम्प्लीमेंट्री
पेयर्स बनते हैं, जैसे थायामीन एडेनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ अरेंजमेंट करता है। तो थायामीन और एडेनिन के दरमियान पहले इस साइड पे अगर थायामीन आ रहा है तो इधर एडेनिन आएगा, इस तरह अगर इधर एडेनिन आ रहा है तो इधर थायामीन आएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, थायामीन और एडेनिन के दरमियान जो भी पेयर बनता है उस पेयर की बॉन्डिंग हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में होगी। वो एक डबल ओके, डबल हीलिक्स को मैं ज़रा इसको फिर एलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा डबल हीलिक्स जो है, इसमें एक स्ट्रैंड मूव कर रहा है, उसके अगर एक स्ट्रैंड मूव कर रहा है यहाँ पे तो उसके एक स्ट्रैंड के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा स्ट्रैंड मूव कर रहा है। 5 to 3 एंड ये आपको रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसमें 5 कार्बन एंड इस साइड पे और 3 कार्बन एंड इस साइड पे डायरेक्शन में है। तो इसका जो अपोजिट दूसरा स्ट्रैंड होगा हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, वो 3 to 5 एंड में उसके साथ अटैचमेंट क्रिएट करेगा। तो हमेशा दो पोली पे सॉरी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है वो आपस में जो अटैचमेंट क्रिएट करते हैं वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में करते हैं। 5 एंड ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड 5 एंड ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड इज अटैच विद द 3 एंड ऑफ द अदर न्यूक्लियोटाइड। तो ये 5 एंड है वाला न्यूक्लियोटाइड होगा और इस साइड पे 3 एंड वाला न्यूक्लियोटाइड होगा। तो ये आपस में अरेंज होंगे और अरेंजमेंट करके ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा जब दो स्टैंड आपस में ज्वाइन होते हैं तो एक स्टैंड का जो अपोजिट बेस पेयर होगा, बेस होगी, वो उसके फर्स्ट स्टैंड की बेस के कंप्लीमेंट्री होगी, सिमिलर कभी नहीं होगी। कभी थायामीन के साथ अटैच नहीं होगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे थायामीन एडिनिन के साथ अटैच है, गुआनिन साइटोसिन के साथ है, एडिनिन थायामीन के साथ है, साइटोसिन गुआनिन के साथ है। तो ये हमेशा कंप्लीमेंट्री फॉर्म में होगा। जो स्टैंड में अरेंजमेंट चल रही है उसकी कंप्लीमेंट्री इधर अरेंजमेंट 3 to 5 एंड में मूव करेगी, साइटोसिन गुआनिन के साथ अटैच होगा तो उसमें उसका ट्रिपल बॉन्ड आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो ट्रिपल बॉन्डिंग में साइटोसिन और गुआनिन में हमेशा ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ पे भी नज़र आ रही है, ये ट्रिपल बॉन्डिंग है। वाइल एडिनिन एंड थायामीन ये जो है ये हमेशा एक दूसरे के साथ जो है डबल बॉन्ड की फॉर्म में अटैच होते हैं। तो ये छोटी सी उसकी डिस्क्रिप्शन है कि एक दूसरे को कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और कभी इसमें डिफरेंसेस नहीं आएंगे। स्ट्रैंड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही रन करेंगे। 5 एंड वाले जो स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस मौजूद है उसके अपोजिट सीक्वेंस 3 to 5 एंड में मौजूद होगा जो उसकी अरेंजमेंट में उसके साथ चलेगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा, डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकती है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ए बी एंड जी, और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं लेकिन हम 3 ही पढ़ेंगे, ए बी एंड जी फॉर्म्स ऑफ डीएनए। तो उसमें सबसे पहले जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था वाटसन एंड क्रिक ने, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में से भी वो जो वी फॉर्म का एक डीएनए स्ट्रक्चर है, जो बेसिक बी फॉर्म है डीएनए की, वो डिस्क्राइब किया था वाटसन एंड क्रिक ने। और इस जो बी स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर काफ़ी सारा जो मॉलिक्यूल है डीएनए का, उसमें वाटर मॉलिक्यूल उसे सराउंड किए हुए होते हैं। बी डीएनए स्ट्रक्चर जो होगा ये मोस्टली एक यूनिवर्सल इसके बारे में ट्रुथ है कि एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है किसी भी रैंडम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के लिए। इसमें इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, ये इतना जल्दी डिग्रेड नहीं होता एज कम्पेयर टू द अदर स्ट्रक्चर। सो इसे जर्नल फॉर्म के होने की वजह से ही ये मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा बी डीएनए पाया जाता है। तो जब वाटसन एंड क्रिक ने इसकी स्टार्ट की थी स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, तो क्योंकि ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर इस स्ट्रक्चर की इमेजेस एक्सरे के थ्रू मिल रही थी, तो उन्होंने जो डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन किया था 3 डायमेंशनल, वो बी डीएनए ही डिज़ाइन हुआ था उनसे। बी डीएनए बेसिकली है क्या? बी डीएनए जो होगा अल्फ़ा हीलिक्स है, और इसका मतलब ये होता है कि ये राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज स्पाइरल शेप में मूव करने वाला एक हीलिक्स स्ट्रक्चर है। यानी कि इसका जो मूवमेंट होती है, डायरेक्शन ऑफ टर्निंग या कॉइलिंग जो इसकी होती है डीएनए की, वो राइट हैंड साइड पे होगी या क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर में होगी, और ये स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स पर 360 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ हीलिक्स।
तो जब डबल स्टैंड रोटेट करता है और रोटेट करके वो स्पायरल शेप में कन्वर्ट होता है, तो उसके हर 10 बेस पेयर्स जो हैं उनके बाद उसका एक 360 एक टर्न कंप्लीट होता है, 360 डिग्री की रोटेशन उसकी कंप्लीट होती है, यानी कि एक टर्न जो है हीलेक्स का एक रोटेशन में 10 बेस पेयर आते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हर एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के साथ 36 डिग्री के एंगल पे अटैच होगा, उसके बाद अगला उसके साथ 36 डिग्री के एंगल पे अरेंज होगा। तो इस तरह जब 10 बेस पेयर कंप्लीट होते हैं तो एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, एक स्पायरल का एक जो होगा रोटेशन कंप्लीट होने का मतलब ये है कि उसकी एक लूप बन जाएगी, उसके बाद अगली लूप स्टार्ट होगी, तो वो 360 तक जब कंप्लीट होगी तो उसमें 10 बेस पेयर आएंगे। तो ये BDNA का करेक्टर है जिसमें ये उसकी रोटेशन आती है। आगे वाली डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होगी अगर गौर से देखें से, इसमें जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि इसमें जो बेसिस हैं वो आपस में एक दूसरे से जो उनका डिस्टेंस आता है, जो डिस्टेंस है उनके दरमियान, बेसिस के दरमियान, वो डिस्टेंस दो बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस आता है, ये दो बेसिस जो नज़र आ रही हैं, ये दो बेसिस हैं साइटोसिन और गुआनिन जो आपस में अरेंज हुई हुई हैं, या दो बेसिस का है साइटोसिन और एडिनिन की बात कर लेते हैं कि स्पायरल की एक साइड पे साइटोसिन और एडिनिन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 0.34 नैनोमीटर होता है इन BDNA। ठीक है, BDNA के अंदर ये अरेंजमेंट जो होती है ये क्या होगी, ये दो के दरमियान जो डिस्टेंसेस आ रहे हैं दो बेस पेयर्स के दरमियान, वो 360 डिग्री सॉरी वो 0.34 नैनोमीटर। फिर इसको मैं पेंसिल से ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन कर सकता हूँ कि ये दो C एंड A यानी कि साइटोसिन और एडिनिन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इन BDNA, ये डिस्टेंस हमेशा जो अब तक मेजर किया गया है उसमें ऑन एन एवरेज 0.34 नैनोमीटर तक का ये डिस्टेंस होता है। तब जाके इसकी वो टर्निंग कंप्लीट होती है 10 नैनोमीटर्स वाली। और उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, वो इसका बिटवीन कह सकते हैं हीलेक्स से दूसरे हीलेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, डायमीटर ऑफ एक रोटेशन का जो एक डिस्टेंस होगा, ईच रोटेशन का जो हर एक रोटेशन का फर्स्ट रोटेशन ये एक रोटेशन है, ये दूसरी रोटेशन है, इन दो रोटेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 नैनोमीटर तक हो सकता है। तो ये डिफरेंस इसकी डिस्क्रिप्शन है कि दो जो इसकी होंगी रोटेशंस, हर दो रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस आता है BDNA का वो 3.4 नैनोमीटर होता है, वाइल दो जो उसकी बेसिस होती हैं उनके दरमियान 0.3 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डायमीटर ऑफ द जो हीलेक्स है, यानी कि जो इसका कॉइल बन रही है, कॉइलिंग का जो डायमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो क्या होता है 2 नैनोमीटर होगा। यानी कि दो कॉइल्स के दरमियान जो उनकी चौड़ाई है, जो उनकी मोटाई होती है कॉइलिंग के बाद बनती है, वो 2 नैनोमीटर तक हो सकती है। तो ये इसका डिस्टेंस मौजूद आपको थोड़ा डिस्क्राइब हो रहा होगा, ये BDNA। ओके, इसके बाद बेटा BDNA में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इसमें माइनर ग्रूव्स वगैरह होते हैं और मेजर ग्रूव्स इसमें पाए जाते हैं। कई दफ़ा इसमें डिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो मेजर ग्रूव्स में के तौर पे आता है। जैसे BDNA के आप देख सकते हैं कि स्पेसेस अगर फिलिंग स्पेसेस अगर ज़्यादा हो जाएं, थोड़ी सी बढ़ जाएं, तो वो मेजर ग्रूव्स की फॉर्म में आती है और माइनर ग्रूव्स की फॉर्म में आती है अगर वो स्पेसेस कम हो जाए। जो आपको डिस्टेंसेस बताया 0.3 नैनोमीटर से अगर बढ़ जाता है थोड़ा बहुत तो ये मेजर ग्रूव्स में चला जाता है, अगर थोड़ा बहुत इससे कम हो जाएगा तो ये माइनर ग्रूव्स की फॉर्म में आएगा। तो ये इसकी थोड़ी सी एक वेरिएशन होती है जो इसको बाकी DNA के स्ट्रक्चर से फॉर्म से DNA की फॉर्म से डिफरेंट करवाती है। और इसमें अदर स्ट्रक्चर्स में सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे अनदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA कैन अज्यूम इज़ द ADNA स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट इफ़ लेस वाटर इज़ प्रेजेंट। अगर वाटर ज़्यादा होता है तो BDNA, क्योंकि वो वाटर बेस्ड मॉलिक्यूल होते हैं, उसके सराउंडिंग में वाटर मौजूद होता है, तो अगर वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो ADNA स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और ADNA स्ट्रक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो BDNA की तरह ही अल्फ़ा हीलेक्स है, उसका राइट एंगल की राइट हैंड रोटेशन या क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, लेकिन डिफरेंस ये होगा A और B में कि ADNA जो होगा वो शॉर्टर होता है और वाइडर होता है। यानी कि
उसके जो ग्रूव्स के दरमियान डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर नहीं ऐड हो रहे होते, वाटर के बगैर वो ग्रू प्रेजेंट होता है ये वाला ADNA। सो उसके ग्रूव्स का साइज़ छोटा होता है, यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता है, होने की वजह से वो शॉर्ट होगा, उसकी हाइट कम होगी, और उसके अंदर उसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, और उसकी बेसिस जो होती हैं वो मेन एक्सिस से काफ़ी अवे मॉलिक्यूल्स में अरेंज हुई होती हैं। जो बेसिस होती हैं सेंट्रल पोर्शन से वो काफ़ी ज़्यादा दूर होती हैं। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा A एंड B दोनों फॉर्म्स। A में आपको नज़र आ रहा है कि इनके अंदर मेजर और माइनर ग्रूव्स मौजूद हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये दोनों मूव कर रहे हैं, ये दोनों की सिमिलरिटी है, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट का एक स्ट्रक्चर है कि कितने कम्पैक्ट हैं, तो BDNA एज़ कम्पेयर टू ADNA फॉर्म लेस कम्पैक्ट होता है। BDNA का जो साइज़ होता है वो कह सकते हैं उसका ग्रूव्स के दरमियान जो होता है डिस्टेंस, क्योंकि वो शॉर्टर हो जाता है, तो वो नैनोमीटर में नहीं होगा बल्कि वो एंगस्ट्रम में मेजर किया जाता है, 28 एंगस्ट्रम में, जो नैनोमीटर से भी कम होती है। तो बिटवीन टू ग्रूव्स जो उसका डिस्टेंस होगा वो 28 एंगस्ट्रम होगा। वो उसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इन दो ग्रूव्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 28 एंगस्ट्रम है। तो ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन है इसकी, डिफरेंस है BDNA का ADNA के साथ। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? रेडिकली इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर को टोटली डिफरेंट कहेंगे। ये A और B दोनों फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, और उसके डिफरेंट होने का एक मेन जो एक डिफरेंस है जर्नल सा, कि ये इसकी जो मूवमेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसका जो स्पायरल है, जो रोटेशन होती है, जो मूव करना है, इसकी कॉइलिंग का स्ट्रक्चर है, ये अपोजिट कॉइल होता है एज़ कम्पेयर टू B एंड A DNA, यानी कि कॉइलिंग इसकी उल्टे हैंड की तरफ मूव होती है। ये एंटी क्लॉकवाइज कॉइल होता है। और इम्पॉर्टेंट इसकी जो है एक कंपोनेंट है कि इसके शुगर फास्फेट बैकबोन जो होती है वो जिग जैग की फॉर्म में होती है, जो सेंट्रल बैकबोन है जो सेंटर में मौजूद होते हैं, और वो बैक एंड फोर्थ मूव करती है जिग जैग की वजह से। इस वजह से ही इसको जिग जैग मूवमेंट की वजह से इसको ZDNA नाम दिया गया है। जस्ट लाइक जी जैसे मूवमेंट में भी यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि जी अरेंजमेंट कैसे होगी। ये मूव करेगा इस फॉर्म में, इस तरह अरेंज होता जाएगा, और ये अरेंजमेंट उसे जिग जैग पैटर्न जो है, बैक एंड फोर्थ जो मूवमेंट है विद इन द कॉइल, तो कॉइल जो मूव कर रहा होता है वो इस फॉर्म में कॉइल हो रहा होता है, ठीक है। उसकी जो कॉइलिंग है वो इस फॉर्म में जब जा रही होती है तो अपोजिट टू क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से ये जिगजैग पैटर्न की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो ये जिगजैग पैटर्न की वजह से इसको ZDNA कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने इसके बारे में डिस्कस करनी है, इसकी डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम में इसकी क्या कुछ चीज़ें मौजूद हैं। स्ट्रक्चर अगर आप कंपेयर करेंगे BDNA जो बाकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, BDNA का स्ट्रक्चर जो होगा वो कॉमनली पाया जाता है। जो उसके अलावा स्ट्रक्चर्स अदर देन BDNA स्ट्रक्चर, A हो, Z हो, या कोई और फॉर्म हो स्ट्रक्चर की, वो सेल में बहुत रेयर पाए जाते हैं, कम नज़र आते हैं, कम उनके चांसेस होते हैं आने के। लेकिन ये बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, जैसे ADNA की बात की थी, अगर वाटर कम होगा न्यूक्लियस के अंदर या उस कंडीशन में जब उसकी रेप्लिकेशन हो रही होती है, तो ADNA की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कब बने। A ZDNA structure can result if the molecules contain particular base sequence such as stretches of alternate cytosine guanine। तो एक जैसे जब साइटोसिन गुआनिन बार बार आ रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो कंटिन्यूस उनका सीक्वेंस यही चल रहा है, एडीन थायामीन उसमें रिपीट नहीं हो रही, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, ये अल्टरनेटली या साइटोसिन साइटोसिन लगातार मूव कर रहे हैं, दूसरी साइड पे गुआनिन गुआनिन मूव कर रहे हैं। तो रिपीटेड स्ट्रक्चर्स का स्ट्रेचेस होने की वजह से जिगजैग पैटर्न क्रिएट होता है, और इस जिगजैग पैटर्न की वजह से इसको ZDNA कहा जाता है। इसकी पिक्चर आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ये ZDNA है, फॉर्म है, ये बाकियों से थोड़ी डिफरेंट है, और इसकी जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है। बाकियों में अगर ये मूवमेंट हो रही है इस साइड पे, ये वाली जो ग्रूव है इस साइड पे मूव कर रही है, तो ये इसमें अपोजिट मूव करेगी, और अपोजिट मूवमेंट जो होगी इसकी वो अपोजिट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है इसका स्ट्रक्चर को डिफरेंट शेप देती है।
तो यहाँ तक हमारा प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर था। आपके सिलेबस में क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर इंक्लूड नहीं है इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तक और सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।